अच्छा, अब एक नेक्स्ट देखो, पॉलीप्रोटेक अगर एसिड है, ठीक है, इस सेक्शन को जरा ध्यान से देखना, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा बट कवर सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से समझना। जैसे H3A है, क्या है H3A, ठीक है, तो H3A में Ka1, Ka2 और Ka3 गिवन होगा। क्या गिवन होगा? K1, K2 और K3 गिवन होगा और C उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। कितनी बात क्लियर है? अगर कोई ट्राई प्रोटेक एसिड दिया है, कैसा एसिड है? ट्राई प्रोटेक एसिड, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इसको पानी में डालोगे तो H3A को पानी में डाला तो क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले H2A माइनस प्लस H3O। फिर जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब इसका इक्विलिब्रियम अगर इसका देखें, H2A माइनस जब पानी में H प्लस देता है क्या बनेगा? Ha2 माइनस प्लस H3O प्लस, और Ha2 माइनस पानी के साथ जब इक्विलिब्रियम बनाएगा तो क्या होगा? A3 माइनस प्लस H3O प्लस। यही होगा बेटा। K1 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K3। ये चीज सबको क्लियर है? K1 को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? H3O प्लस इंटू H2A माइनस डिवाइडेड बाई H3A, ये लिख सकता हूं। K2 को H3A प्लस इंटू Ha2 माइनस डिवाइडेड बाई H2A माइनस। क्लियर? तीसरा, इसको क्या लिख सकते हैं? H3O प्लस इंटू A3 माइनस डिवाइडेड बाई Ha2 माइनस। ये K1, K2, K3 का मतलब समझ आया? अच्छा, कोई भी दुनिया का कोई भी एसिड उठा के देख लो, उसमें हमेशा ये कंडीशन होती है। हमेशा। और आयोनिक का कोई भी सवाल उठा के देख लो, उसमें ये कंडीशन दी होगी। मतलब आयोनिक के कोई भी सवाल आप देखना जहां ट्राई प्रोटेक एसिड दिया हो, हर सवाल में K1, K2 और K3 में जो डिफरेंस होगा वो एटलीस्ट 2 पावर का तो होगा। और 2 पावर का मतलब हो गया, एक अगर 10 टू द पावर -3 है तो एक -6, एक -9, तो एक ठीक ठाक डिफरेंस है। K1 बहुत बड़ा होगा K2 से और K2 बहुत बड़ा होगा किससे? K3 से। ये हर सवाल में, अब ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अगर सर दोनों तीनों बराबर दिए तो क्या करेंगे, वो फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में सवाल उसका नहीं आएगा। तो ये कंडीशन गिवन है। तो क्या क्या गिवन है सवाल में? कि K1 बहुत बड़ा है K2 से और K2 बहुत बड़ा है K3 से, साथ में इसकी C दिया हुआ है और K1, K2, K3 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन में इसको जब उठा के आप पानी में डालोगे, और इसका क्या है? फाइंड pH ऑफ, प्लस यहां क्या है? पानी, pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि बेटा अगर आपने H3A पानी में डाला तो इक्विलिब्रियम बनेंगे ना ये तीन, साथ में एक और इक्विलिब्रियम बनेगा पानी का पानी के साथ, तो वो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पानी वाला इक्विलिब्रियम आपको लेने की जरूरत नहीं है। कितनी बात क्लियर है? तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? C। तो मैं ये मान लेता हूं कि इसमें इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसका X डिकम्पोज होगा। तो ये यहां से कितना बना होगा? X, और ये कितना बना होगा? X। और ये बेटा X बना होगा और इसका इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मान लो ये Y खर्च हुआ, तो यहां कितना बना होगा? Y, और यहां Y। यहां से ये Y बना और इसका इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए Z खर्च हुआ, तो ये Z बना, ये Z बना।
ये बात समझ आई। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का ये एग्जांपल है। अब अगर आप नेट देखोगे H3A सॉल्यूशन में, H3A कितना है, C घर से लाए थे हम, पहली रिएक्शन में X खर्च हुआ। आप इसको अभी ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप पता है इसमें कुछ मत लिखो अभी, ठीक है। आप ऐसे सोचो, ये था हमारे पास C, ये मान लो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसमें X खर्च हुआ, यहाँ Y डिसोसिएट हुआ और यहाँ Z डिसोसिएट हुआ। इतना क्लियर है? तो बताओ H3A कितना बचेगा? C माइनस एक्स, क्योंकि डिसोसिएट तो X ही हो रहा है बस, और H3A तो कहीं है नहीं। बताओ H3O प्लस कितना बना होगा? X प्लस वाई प्लस जेड। पहली रिएक्शन में X, दूसरे में Y, तीसरे में Z, तीनों में बन रहा है। अब बताओ H2A माइनस, बेटा पहली रिएक्शन में X बना होगा, दूसरी रिएक्शन में Y खर्च हुआ होगा। अब बताओ HA2 माइनस, HA2 माइनस, इसमें Y बना होगा और इसमें Z खर्च हुआ होगा, तो ये Y माइनस Z होगा। अब बताओ A3 माइनस, कितनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बेटा ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं, अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो टोटल डिसोसिएटेड मोल है वो X है, इसमें Y है, इसमें Z है, बट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका बहुत ज्यादा है इससे, तो इसके सामने X के सामने Y को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? अरे व्हाट इज X? C अल्फा ना, X क्या है? C अल्फा 1 और Y क्या है? C अल्फा 2, और इसका अल्फा 1 के सामने इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं? X। इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं? X। इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं? Y। और ये तो है ही Z। कितनी बात क्लियर है? और बेटा इसको हम या तो C लिख सकते हैं या फिर C माइनस एक्स। या सुन, या तो मैं निगलेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। निगलेक्ट कब करते हैं? जब C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है पहले वाले का? K1। C माइनस C अल्फा को C कब लिखते थे? जब C बहुत बड़ा हो K1 से। ये है। और दूसरा डिफरेंट केस है। अब बताओ, मैं इसमें वैल्यू दे देता हूं। C दिया हुआ है 10 टू द पावर -1 मोलर, K1 है 10 टू द पावर -4, K2 है 10 टू द पावर -8 और K3 है 10 टू द पावर -12। क्लियर है? हाँ, तो अब ये वाला केस आ जाएगा। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट टू C। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। H3O प्लस कितना है वहां देख के बताओ? X, H2A माइनस X, H3A C। क्यों? क्योंकि C इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, तो मैं इसको C माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? C। तो अब देखो जरा, K1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। K1 कितना है? 10 टू द पावर -4, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई C कितना है? 10 टू द पावर -1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 10 टू द पावर -5, तो x आ जाएगा 10 टू द पावर -5/2। ये समझ आया बेटा? सेकंड वाले में क्या वैल्यू पुट करेंगे? H3O प्लस कितना है सॉल्यूशन में? x, HA2 माइनस y और H2A माइनस x। तो x से x कैंसिल, ये आ गया y, तो y डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -8। क्लियर है? तीसरे वाले में K3 कितना है? -12, ये x इंटू जेड डिवाइडेड बाई HA2 माइनस y। तो x y की वैल्यू पुट कर देंगे तो z आ जाएगा 10 टू द पावर -12 इंटू y -8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2.5। ये z आ गया कितना है? 20। तो z आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -17.5।
तो बेटा एक्स वाई जेड आ गया, ये सब। तो बताओ पीएच कितना आएगा, पीएच कितना आएगा, पीएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो लॉग ऑफ एक्स, एच प्लस कितना है एक्स, 10 to the power -5, so 5/2 will be pH। अब बताओ H3A कितना बचा, इक्विलिब्रियम पे नियरली इक्वल टू 10 to the power -1। H2A माइनस कितना है, C माइनस एक्स, एक्स बना था 10 to the power -5/2। HA2 माइनस 10 to the power -8, ये वही, और A3 माइनस 10 to the power -17 ये आपके आंसर हो जाएंगे। बेटा समझ आया। अगर एक वीक एसिड है K1 K2 K3 गिवन है और C गिवन है, और K1 K2 K3 में K1 बहुत बड़ा है K2 से और K2 बहुत बड़ा है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एक ही केस है जो आएगा, बस इतना हो सकता था बेटा कि K1 और C कंपेरेबल दे दें। अगर कंपेरेबल देते तो आपको एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती, ठीक है। K1 और C अगर कंपेरेबल होता तो यहाँ C माइनस एक्स रखते, यहाँ K1 एक्स एक्स, यहाँ से एक्स निकालते, आगे का स्टोरी सेम है। वाई जेड आ गया, एक्स वाई जेड आ गया, तो फिर सबकी इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और पीएच आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं।